तो हम बात करेंगे आज की हमारी क्लास में टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात किया था, अब आती है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, हर चीज एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि एमआईएस एक कई जगहों पे आएगा। एमआईएस एक रिपोर्ट को भी एमआईएस कहते हैं, एमआईएस एक डिपार्टमेंट को भी कहते हैं। तो कई चीजें आपको एक साथ आए। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली आज के दौर में इंफॉर्मेशन जो है टोटल 6 टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन बात करते हैं वही टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये हर इंफॉर्मेशन टाइप का बेस है, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए बेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप क्या बोलेंगे? टीपीएस। जब तक ट्रांजैक्शन डेटा नहीं आएगा तब तक इंफॉर्मेशन की तो वैसे नहीं है, क्योंकि टीपीएस क्या होता है? रो डेटा होता है, राइट। प्रोसेस रो डेटा होता है। जब तक प्रोसेस किया हुआ रो का डेटा नहीं आएगा तब तक इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले क्या है? टीपीएस है। अब जब एक प्रोसेस हुआ तो दूसरा क्या आया? दूसरा आया आपका एमआईएस। क्या आया? एमआईएस। एमआईएस क्या है? समरी ऑफ टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेटा। एमआईएस, एमआईएस हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। ट्रांजेक्शन और रो डेटा को प्रोसेस करने के लिए या उसको एक जगह से लाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो सिस्टम क्या कहलाएगा? डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये आएगा तीसरा नंबर। अब यहां पे अब ये 3 चीज तो आप जानते ही थे। चौथा इसमें आ जाता है ईआईएस। चौथा क्या आ गया? ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। उसके बाद इसमें पांचवा जो आता है वो पांचवा आता है आपका ओएएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और हर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में लास्ट में आएगा आपको क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि जब तक पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि पूरा ओवरऑल डेटा आया, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? A transaction processing system is an information system that record, process, store and retrieve the business transaction in the real time or batch mode, ensuring the accuracy, speed and reliability. अब ये चीजें आप मेरे वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टीपीएस मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी आपको समझा रहा हूं कि टीपीएस आपका रॉ डेटा है कि आपकी कंपनी के अंदर होने वाले हर एक इंफॉर्मेशन को, आपके कंपनी के अंदर होने वाले हर एक इंफॉर्मेशन का आप उसका लेखा जोखा रखें एक जगह को, हर एक ट्रांजेक्शन को, ठीक है। और रखने से पहले आप देखें कि उसकी जो इंश्योर करें कि उसकी एक्यूरेसी, स्पीड एंड रिलेबिलिटी।
तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये आपका रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, उसके प्रोसेस, उसके स्टोर या बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसको रखते हैं। अब ये रियल टाइम, कई बार क्या होता है रियल टाइम होता है और कई बार क्या होता है बैच मोड होता है। सिर्फ रियल टाइम लिखेंगे तो गलत हो। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी और कब भेज जाती है, डेली भेज जाती है। वहाँ आज शुभम आया था, क्लास लिया, आज शुभम दोपहर में बंक मार के चला गया, नहीं ना। एक बैच मतलब कि जब आपकी एक सेमेस्टर पूरा होगा, सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगी यूनिवर्सिटी। तो एक बैच हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, लेकिन आपके कॉलेज को आपकी सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में जाए कि आप कब आए, कब गए, कौन क्लास अटेंड किया, कौन क्लास अटेंड नहीं किया, असाइनमेंट जमा किए नहीं किए, कुछ होगा। तो ये हो गया रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब जैसे बैंक सारा डेटा रियल टाइम रखती है। आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, तुरंत खटाक से कटता है, मैसेज आता है, अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है, करता है ना। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। एटीएम से पैसा निकलेगा, पहले उसको पता नहीं चलेगा आपके पास बैलेंस है कि नहीं। ये सारा रियल टाइम हुआ। तो ट्रांजेक्शन का डेटा स्टोर होता है दो मोड में, पहला बैच मोड और दूसरा स्टोर होता है आपकी रियल टाइम। और डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टीपीएस का डेटा रियल टाइम में स्टोर होता है एंड बैच मोड। और साथ में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है इसकी एक्यूरेसी, कि डेटा सही हो, स्पीड। जैसे एटीएम से पैसा निकला, इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिलनी चाहिए ना। मान लीजिए कि आपका कोई चेक लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि आप एटीएम से पैसा निकाल के तुरंत यूपीआई कर रहे हैं, तो बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसकी स्पीड भी और साथ में रिलायबिलिटी, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो भी होनी चाहिए। अब आपने एटीएम का दरवाजा खोला और अंदर देख के बाहर चले आए, अब ये इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत है नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन तब होगी ट्रांजेक्शन आपने पैसा डाला पिन नहीं डाला, निकाल के चले आए, तो अब भी आपका जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड कब होगा, जब आपका पिन डलेगा। पिन अगर गलत है तो रिकॉर्ड की जाएगी क्या। तो रिलेबिलिटी मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कब रिकॉर्ड किया जाए उसका एक सिस्टम बनाना, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को समझ में आ गया, सो दिक्कत। अब कि इसके की फीचर्स क्या है, इसके सबसे पहला फीचर है स्पीड, ठीक है, कि प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन जो है, प्रोसेस ट्रांजेक्शन क्विकली होना चाहिए और बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करे। एक्यूरेसी, इंश्योर करे कि इंफॉर्मेशन करेक्ट हो और उसकी जो डेटा कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड किया जाए। रिलायबिलिटी, मस्ट बी अवेलेबल ऑन ऑपरेशन ऑल द टाइम। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, यूज द मिक्स फॉर्मेट जस्ट लाइक इनपुट आउटपुट इनवॉइस बिल, सब कुछ आप मतलब कि जो फॉर्मेट होगा इंफॉर्मेशन का वो भी एक फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हर जगह से वही तरह की इंफॉर्मेशन आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ और आया, कहीं से कुछ और आया, तो उसी कॉन्सनट्रेट करने में दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए मेरे 20 स्टोर है और 20 स्टोर को मैंने बोला तुम सेल्स डेटा भेजो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सही फॉर्म, ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसको बोलते हैं डेटा कॉन्सोलिडेशन। डेटा को कंपाइलेशन भी करते हैं, कॉन्सोलिडेट भी करते हैं, मोस्ट जगहों पे कंपाइलेशन कहा जाता है कि डेटा को कंपाइल करके एक मास्टर डेटा बना, ठीक है। डेटा को कंपाइल करके एक मास्टर डेटा बनाना, ये आपका आता है डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। तो टीपीएस के की क्या है, तो सबसे पहला है स्पीड, दूसरा आपका आता है एक्यूरेसी, तीसरा आपका आता है रिलायबिलिटी, चौथा आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ मान लीजिए कि मेरे 10 स्टोर है और एक स्टोर ने मुझे डेटा भेजा इस तरह से, इस सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और अमाउंट।
ठीक है। अब दूसरे स्टोर ने मुझे डेटा क्या भेजा, वो भेजा कि डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्रॉफिट। तो इसमें अमाउंट भेजा ही नहीं, और तीसरा कुछ और भेजेगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे ये पता करना है कि मेरा टोटल, मेरी कंपनी की टोटल सेल कितनी है, कितना प्रॉफिट है, ये पता लगाने के लिए तो मुझे एक एक डेटाबेस को प्रोसेस करना पड़ेगा क्या, क्योंकि हम इसके एक के नीचे नहीं डाल सकते। जैसे ही डेटा के नीचे डालेंगे सीरियल नंबर की जगह पे डेट आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना, अमाउंट की जगह प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, तो एक फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि अगर 10 अलग फाइलें आती है, या फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एक के नीचे डाल दे, या फिर आप मैनुअल भी एक के नीचे डाल दे। ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं, उसमें आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डेटा डालते हैं, तो वो सिक्योर होना चाहिए ना। कोई हैकर को हैक कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपका सब कुछ ले सकता है। क्योंकि अब बहुत सारी कंपनी पिनलेस भी अप्रूव करती है कि आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जो भी बाहर के ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, तो विदाउट, नहीं ओटीपी सब में आप ओटीपी एक्टिवेट करेंगे तब ना। हम बात कर रहे हैं फॉरेन साइट्स पे। फॉरेन साइट्स में ओटीपी से नहीं आती, क्योंकि वहां डॉलर में होता है। तो एक बार आपको अपना कार्ड ऐड करना होता है, ऐड करते समय आपने अपना ओटीपी डाला, जैसे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पैसा हर महीने कटता है, तो हर महीने ओटीपी नहीं डालता हूं मैं। हमने एक बार ओटीपी डाल दिया, लिंक हो गया सर। तो हैकर को पता चल जाएगा तो क्या करेगा, हैक कर सकता है ना। अच्छा चलो ओटीपी मांग भी रहा है, तो क्या मोबाइल में सिम डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ई सिम जानते हैं ना, ई सिम, जिसे फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती है, उसका ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपका नंबर का ई सिम बन जाएगा, उसको आएगा वहां पे ओटीपी, उसको आएगा ही। तो सिक्योरिटी भी चाहिए कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, क्या कर सके, डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। तो 5 की फीचर है: स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीपीएस। टीपीएस फंक्शन कैसे करता है। अगर मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन डेटाबेस बनाना है, तो उसके फंक्शन कैसे होंगे, फंक्शन का क्या सिस्टम है। ठीक है। तो फंक्शन, टीपीएस का फंक्शन क्या है। सबसे पहला आता है डेटा कलेक्शन। क्या आता है, डेटा कलेक्शन, कि आप डेटा कलेक्ट कर सके, डेटा कलेक्ट कर सके। ठीक है ना। कैपिटल द ट्रांजेक्शन डिटेल, चाहे वो आप सेल के माध्यम से कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहा है या मैनुअल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या सिस्टम बनाया है। उस पे आपने जो सेल्स का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो होगा ना सबसे पहले डेटा कलेक्शन। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेस। क्या आता है, डेटा प्रोसेस। तो सबसे पहला फंक्शन है डेटा को कलेक्ट करना, फिर डेटा को प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेस। जब डेटा प्रोसेस, अब डेटा प्रोसेस में क्या होगा कि डेटा को शॉर्ट करे, डेटा को कैलकुलेट करे, क्या डेटा रखना है, किसको नहीं रखना है। कई बार क्या होता है कि डेटा हमें, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमें अभी जरूरत नहीं होते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, तो वो हमारा डेटा कलेक्शन के रॉ डेटा में चला जाता है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट वाली डेटा होती है, उसमें वही इंफॉर्मेशन आती है जिसकी जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन नहीं आती जिसकी जरूरत नहीं। ठीक है। तो इसके बाद हमने डेटा, जो इंफॉर्मेशन नहीं है या इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या जिसको नहीं रखना है, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम डेटा प्रोसेसिंग के जरिए हटाते हैं, ऐड करते हैं। डेटा अनसॉर्टेड आया है तो सॉर्ट करने से, मान लीजिए कि मैंने किसी से टीम लिस्ट करती, पूरे टीम अपने क्लास का नाम मांग, तो सबने उल्टा सीधा कर दिया, 1 नंबर रोल, फिर 10 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे दे। लेकिन मुझे अपने पास रखना है एक सॉर्टेड फॉर्म में, कि सारे रोल नंबर
असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होके आए ताकि हम इजीली देख सकें। ठीक है ना? तो सॉर्टिंग करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करना है कैलकुलेट करेंगे, अगर समरी बनानी है तो समरी बनाएंगे। तो डेटा फोर्सेस में ये आएगा। देन आता है तीसरा, आता है डेटा स्टोर। उसके बाद हम डेटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। हमने डेटा लिया, डेटा को प्रोसेस किया और फिर उसको हमने अपने यहां पे स्टोर किया। ठीक है, स्टोर किया। उसके बाद यहां पे आता है डेटा रिट्रीव। डेटा रिट्रीव हुआ कि जो डेटा ऐड किया है उसको आगे चल के हमें किसी को देना भी तो है, डेटा रिट्रीव। तो डेटा को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो आपने अगर मोबाइल में किसी का नंबर सेव किया तो सेव आपका स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए चाहिए ना, रुमाल को मत देखिए, साफ हो जाएगा, नींबू में डालेंगे साफ हो जाएगा। परमानेंट मार्कर या मार्कर का दाग है उस पर नींबू निचोड़ दीजिए, पूरा क्लीन हो, केमिकल रिएक्शन होता है और पूरा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन समझ में आ गया, टीपीएस के सारे फंक्शंस। टीपीएस के फंक्शंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टीपीएस के अंदर आप बात करते हैं पूरे अंदर साइड की। अब इसमें फंक्शन के बाद हम बात करते हैं कि कितने फैक्टर्स से ये वर्क करता है। तो जैसे कि आप बात करेंगे, हमने बताया कि दो तरह के होते हैं। हमने टाइमिंग के लिए रिलेबिलिटी टाइम पे टाइम भी देखा है, तो दो है, एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बताया और दूसरा रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है ना? एग्जाम्पल है कि ये बैंकिंग का अगर सॉफ्टवेयर जो होते हैं रियल टाइम होते हैं। ठीक है ना? और बहुत सारे ई कॉमर्स साइट के वेबसाइट जो होते हैं वो बैच होता है। जब तक एक ऑर्डर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस डेटा को रिकॉर्ड नहीं किया जाए। तो अगर आपको रिलेबिलिटी पे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि टीपीएस जो है बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टीपीएस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन इज करेंसी। जैसे 500 का नोट है ना, उसी के बराबर इंफॉर्मेशन भी है। अगर शेयर मार्केट में किसी को पता चल जाए कि कौन सा प्राइस घटने वाला है तो उसके पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है? मान लीजिए मैं एसबीआई का 10,000 का शेयर खरीद रखा हूं और किसी ने बोला कि 500 रुपया दो, तो मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में एसबीआई का शेयर घटने वाला है कि बढ़ने वाला। तो अगर घटने वाला होगा तो मैं जल्दी बेच दूंगा तो प्रॉफिट में रहूंगा, बढ़ने वाला रहेगा तो और खरीद लूंगा, नहीं बेचूंगा। तो इंफॉर्मेशन इज ए करेंसी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन किसी नॉट ऑफ कंपनी में हर जगह पे, चाहे कंपनी हो, चाहे कंट्री हो, चाहे स्टेट हो या कॉलेज हो, तो आपके कॉलेज को पता चल जाएगा कि कौन अभी जो 12th पास किए स्टूडेंट्स है, कौन कौन स्टूडेंट्स है जो बीबीए करने की सोच रहे हैं या बीसीए करने की सोच रहा है। ये डेटा उनको अगर मिल जाए तो क्या करेंगे, वो अप्रोच करना शुरू करेंगे। कॉल सेंटर्स कॉल करते हैं ना आपको, उनको डेटा कहां से आता है? आपने सोचा है कभी क्या आपके नंबर पे किसी कंपनी का आता है कि एटीएम कार्ड ले लीजिए, फलाना लोन ले लीजिए? वो नंबर कहां से आता है? सारे नंबर आपके सेल किए जाते हैं ना। क्या देखिए, आप लोग अपना नंबर की एंट्री बहुत जगहों पे करते हैं। कोई ऐप डाउनलोड किया तो नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं, हाँ? बहुत सारे वेबसाइट पे डालते हैं। मान लीजिए आपको बाइक का प्राइस देखना है कि भाई फलाने बाइक का जो है प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, तो आप प्राइस आपको अपने आप दिखा देता है। आप जाते हैं, नंबर डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, देन प्राइस दिखाता है। वो सारा नंबर कहाँ गया? उस वेबसाइट का डेटा बेस में। अब वो वेबसाइट वाला क्या करेगा, आपके नियरेस्ट जितने भी डीलर्स हैं उनको ये नंबर बेचते हैं। जस्ट डायल क्या है? जस्ट डायल जानते हैं आप लोग? जस्ट डायल जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग
वेबसाइट है, एक कंपनी जो कि पब्लिक की इंफॉर्मेशन लेती है और बिजनेसेस को देती है। ठीक है, जैसे आपने जस्ट डायल पे कॉल किया कि बताओ मुजफ्फरपुर में बीसीए के कितने कॉलेज, तो ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ, वो आपको बता देगा लिस्ट, आपको नहीं बताएगा, वो आपको लिस्ट बता देगा। लास्ट में पूछेगा कि सर आपको कुछ हमारे चैनल्स कॉलेजेस का लिस्ट भेज दे, नहीं भी पूछेगा भेज देगा। आपकी इंफॉर्मेशन मुजफ्फरपुर में जितने भी कॉलेजेस उसकी सर्विसेज को बाय कर रखे हैं उसको भेज देगा कि फलाना कुमार इनको बीसीए करना है, फिर आपके पास कॉल आना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद सुनिए, जितने भी ऑनलाइन वाले जितने भी कंपनी है जो कि ऑनलाइन बीसीए एमबीए कराते हैं उनको दे देगा रेट, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बेच देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो एमबीए वाले को पता चलेगा, फिर आपके पास कॉल सेंटर के कॉल आना शुरू हो जाए। सो इन्फॉर्मेशन इज करेंसी। और मैं क्या बताऊं, मैंने खुद खुद रहा करीब करीब 5 लाख इन्फॉर्मेशन मैंने खुद बेचे हैं 60 पैसे के रेट पे, खुद इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। कई सारे साइट्स हैं जो कि आप बहुत सारे स्कूल्स की डेटा वो पब्लिकली डालती है, कौन कौन पास हुए, हमारा टीम कैप्चर करता है उसको, कैप्चर करके एक डेटाबेस बनाता है। बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं, तो बाय करते हैं। तो डेटा कितना अच्छा है वो बेचेंगे। जैसे कि मेरे पास ऐसे डेटा है, बैंक्स को हमें डीएसए को बेचते हैं कि कितने ऐसे नंबर के लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जॉब कर रहे हैं, इनकम है पर क्रेडिट कार्ड नहीं, वो चला जाता है 5 रुपए, 5 रुपए पर नंबर। पूरा इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन सेलिंग का पूरा इंडस्ट्री है। क्योंकि इंडिया में इसका कोई लॉ नहीं है, सिर्फ एक ही लॉ है कि सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में कॉल करना, उसके बाद इसके अलावा कोई लॉ नहीं। एक लॉ निकला था कि डीएनडी पे कॉल नहीं करना है, अब कोई रिसव आता है डीएनडी में टिप करो फिर कॉल आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज ए करेंसी। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस के अंदर में इंफॉर्मेशन सिस्टम को डालते हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी डे टू डे ऑपरेशन जो है इजीली चले। अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले, जैसे मैं अगर डीएसए हूं तो डेली मुझे अगर इंफॉर्मेशन आएगा कि कितने लोगों को कॉल करना है तो हम अपने टेलीकॉलिंग को पास कर देंगे नंबर। अगर मुझे इंफॉर्मेशन ऊपर से नहीं आया कि भाई इन लोगों को कॉल करना है तो टेलीकॉलिंग क्या करेंगे, बैठेंगे आराम से क्या। तो हम इंफॉर्मेशन के जरिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस स्मूथली डे टू डे चले। ठीक है ना, इसके बाद कस्टमर सर्विस जो है हमारी इंप्रूव होगी। कस्टमर की नीड अगर मुझे पता है तो कस्टमर सर्विस हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं गूगल एंड याहू। याहू को जानते हैं आप लोग, कितने लोग याहू खोल के देखे हैं। तो याहू भी एक सर्च इंजन था जो कि गूगल से ज्यादा फेमस था, और आपका गूगल भी था। तो गूगल ने क्या निकाला, टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि अगर आप सर्च कर रहे हैं लैपटॉप तो आपको गूगल पे सारे लैपटॉप के ही एड्स दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। लेकिन याहू में क्या था कि मैं लैपटॉप शो कर रहा हूं तो मुझे टीवी का दिखेगा, समझे। मैं वेट को क्या बोलते हैं लूज करने का सर्च मारूंगा तो दिखेगा कि वेट गेन कैसे करेंगे। माने जो अभी भी वही सेम करता है कि जो भी आप जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो ऐड दिखेगा ही नहीं। इससे क्या हुआ, कस्टमर सर्विसेज में इफेक्ट आया। अगर मान लीजिए मैंने याहू पे ऐड दिया और हमें मान लीजिए मैं एडवांस एक्सेल पढ़ाता हूँ और एडवांस एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट मैंने याहू पे डाला और मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो कोई काम का है लीड मेरे लिए, नहीं है ना। तो मैं वापस याहू के पास वापस जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें आपको सिर्फ गूगल इतना आगे क्यों है, फेसबुक भी आगे नहीं है इसमें।
फेसबुक का एल्गोरिथम नहीं। इंस्टाग्राम पे देखेंगे ऐसे रैंडम आपको रील्स आते रहेंगे, चाहे एडवर्ट आते रहेंगे, जो कि आपने सर्च नहीं किया। बट गूगल पे जाइएगा तो आप यहाँ तक कि आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं ना कि भाई मुझे एक जूता लेना है, अब आपके फोन पे गूगल खोलिए, जूता नहीं आएगा। तो फोन आपकी बातें सुन के गूगल को बताता है। जी, वो दिमाग को नहीं समझता है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है कि आप सोचे आपका फोन जो है करके दे दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हालांकि एलॉन मस्क इस पे काम कर रहा है कि आप जो सोचे आपके मस्तिष्क के सुरंग को रीच किया जा सके, लेकिन वो अंदर ट्रायल है, आने में टाइम। हाँ, वो तथास्तु वाले बाबा अगर हैं, या पर्ची काटने वाले बाबा अगर हैं, तो मैं भी हो सकता है ना, पर्ची काटने वाले बाबा, जिंदा बाबा जो पर्ची काटते हैं, तो वो अलग बात अलग है, उनके पास अलौकिक शक्ति है, हो सकता है एलियन टेक्नोलॉजी यूज करते हो। ओके, तो हम क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपने कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। देन हम एरर को ऑटोमेट करते हैं, एरर थॉट को ऑटोमेट करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन मिले कि मेरे, मान लीजिए मैंने एक मोबाइल ऐप बनाया या मोबाइल गेम बनाया, तो गेम में ग्लिच क्या क्या है, अगर मुझे ये चीजें मिलती है तो उस ग्लिच को दूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इन फ्यूचर में ग्लिच ना, तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी ना, क्योंकि जो हर ऐप, हर सिचुएशन, हर डिवाइस अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है ना, इसलिए। ठीक है, तो बिजनेस में टीपीएस का बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर द स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन, improve the customer services and provide the essence confirmation, reduce the error and through the automations, and provide the foundation of other MIS, other information system like MIS। क्योंकि अगर हम समरी रिपोर्ट, MIS का समरी रिपोर्ट बना रहे हैं और मुझे एक रॉ डेटा नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या, जैसे अभी आपकी गवर्नमेंट अपने साइट पे दिखाना चाहती है कि मैंने मनरेगा में कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो खर्च का डिटेल अगर अकाउंट टीम उसको भेजेगा ही नहीं एमआईएस वाले को, तो एमआईएस क्या बना कर देगा। ठीक है ना, इसलिए एमआईएस का या कोई डीएसएस का याद रखिएगा, टीपीएस को एक और भी कहा जाता है कि टीपीएस इज फाउंडेशन ऑफ एमआईएस एंड डीएसएस। डीएसएस क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ओके, अब यहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं, टीपीएस को। टीपीएस समझ में आ गया। टीपीएस से किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। ओके, और टीपीएस के बारे में आप जो है एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूंगा फोटो खींच के। ठीक है, फोटो खींचे या कंप्यूटर बनाए कोई मैटर नहीं करता है, बस एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सभी का व्हाट्सएप आना चाहिए मुझे। ठीक है, टीपीएस, टीपीएस पढ़े ना अभी तक, तो टीपीएस पे आप लोगों का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब टीपीएस के बाद अगला चैप्टर जो है वो है, हम एक चैप्टर यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अभी तक इस क्लास में हमने क्या जाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में कितने ब्रांचेज है, कितने टाइप है, और टाइप में हमने पढ़ा पहला टाइप जो कि है टीपीएस। टीपीएस के बारे में पूरा डिटेल में जाना, साथ में हमने ये भी जाना कि टीपीएस फंक्शन कैसे करता है, इसका क्या बेनिफिट्स है बिजनेसेस के अंदर में, और कई सारे केस स्टडी के बारे में भी जाना हमने। राइट, अब आता है सबसे मेरा फेवरेट, जिसमें मैंने पूरे 21 साल दिए हैं, एमआईएस। एमआईएस, अगर आप एमआईएस को अच्छे जान लेते हैं, तो अभी तो प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है सही से, वरना आपको दिखा था कि एमआईएस में आज के डेट में कम से कम 1.5 लाख जॉब है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर एक सिक्योर जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट टाइप का कि अपना जॉब छूटे ना, तो एमआईएस का जॉब, एमआईएस वाले की जॉब सबसे लास्ट में जाती है। अगर कंपनी बंद हो रही है तो एमआईएस वाले की जॉब कब जाती है, सबसे लास्ट में। क्यों,
क्योंकि एमआईएस वाले के पास कंपनी की नस होता है, नस मतलब डेटा, समझे? हर एक इंफॉर्मेशन एमआईएस वाले के पास होती है। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर फायरिंग करके किसी को बनाता है तो उसको सीखने में 6 महीने लगेंगे। अगर मैं भी किसी कंपनी में जॉब करने जाऊंगा तो उसकी एमआईएस बनाने में, मुझे परफेक्टली बनाने में 3 से 6 महीने लगेंगे। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट, कंडीशन, कोर्सेज, तरीका, यूटिलाइजेशन अलग अलग है। जैसे आपने घर में किसी मेड को रखे है तो आपके खाने का टेस्ट जानने में उसको टाइम लगेगा ना, क्या? वो तरह तरह के डिश बनाएगी, आपको खिलाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, वो क्या पता है आप तो मैगी भी खुश हो जाएंगे, क्या? तो उसी तरह से एमआईएस जो है सिक्योर जॉब है। एमआईएस का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके, ठीक है? तो एमआईएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज ए सिस्टम टू प्रोवाइड द मैनेजर्स विथ necessary information to make the strategic, practical and operation decision। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एमआईएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज ए सिस्टम दैट provides manager with necessary information, make the statistical, tactical and operational decision। It includes people, technology, procedure, data working together to support the business process। MIS is an integrated system that provides the information to support planning, controlling, decision making of organization। तो MIS क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में एक एमआईएस का बंदा होता है जो एमआईएस बनाता है, एक ही करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंपनी जो कि डेटाबेस वर्क करते हैं उनको एक टीम होता है, 2-3 बंदे होते हैं। हमने बोला हर एक डिपार्टमेंट, अकाउंट में अलग होगा, सेल्स में अलग होगा, ऑपरेशन में अलग होगा, क्योंकि मोस्टली डिपार्टमेंट अपना डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। अब अकाउंट डिटेल, अब मान लीजिए अकाउंट डिटेल का डेटा शेयर थोड़ी होगा अपने सेल से कि तुमको सैलरी कितना मिली, उसको कितना मिला है, तुमको कमीशन कितना मिला, उसको कमीशन कितना मिला है, तो पता चलेगा कि मालूम चल जाएगा। मैनेजर बोलेगा कि यार मुझसे ज्यादा सैलरी उठा के लगाया है। अगर एक समझ जाओ, एक सीएसए है, सीएसए क्या है? कस्टमर सर्विस एजेंट, जिसको कॉल करते हैं ना, वहां सामने आता है वेलकम टू दिस कंपनी, हाउ हाउ कैन हेल्प यू, उसको बुलाता है सीएसए। तो एक सीएसए जो है उसकी सैलरी अगर मान लीजिए 15,000, ठीक है? अब एक टीएल है, इसी कंपनी का टीएल है, इसकी सैलरी 20,000, ठीक है? मान लीजिए 20,000, टीएल में टीम लीडर। अब सीएसए को पता, सीएसए ने कुछ फिक्रम किया, लीगल लिंगल कुछ भी किया, और उसकी सैलरी जो है 15 से 35 होगी। अब ये इंफॉर्मेशन टीएल को पता चलेगा तो टीएल क्या करेगा? रिजाइन मारेगा, दूसरा लोग बोलेगा, वो कहेगा मैं सीनियर हूं, मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे सैलरी बढ़नी चाहिए ना, मेरी सैलरी कम है। मतलब कि सेम हुई बात होगी ना। एक ठेकेदार की मान लीजिए कि एक ठेकेदार का इनकम एक लेवल से कम हो तो क्या करेगा ठेकेदार? वही चीज होता है। तो इनमें से हर डिपार्टमेंट